हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज़ मयंक शुक्ला, मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मयंक पीसीएम क्लासेस। तो आज हम लेके आ गए क्लास 11th का, क्लास 10th का और क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। देखो, क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, मुझे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स 10th से रिलेटेड रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और फिर हम क्लास 11 की केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो नए जोश और उमंग के साथ, नई कॉपी और नए पेन के साथ हेडिंग लगा दो मोल कॉन्सेप्ट की। पहली हेडिंग एटम। तो देखो बच्चों, एटम एटम क्या होता है? अरे सर, एटम तो हम बचपन में पढ़ा करते थे। एटम पूछा गया, बच्चा खड़ा हुआ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो देखो बच्चों, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। बच्चों ध्यान से समझो, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है ताकि मुझे केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, आईआईटी नीट तक की। ठीक है? तो यहाँ पे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म, बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। सर ये क्या आपने जोड़ दिया? बच्चों, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, बट वो अपनी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, बट वो अपने मास, अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। क्यों? जरा ध्यान दो बच्चों, समझो इस चीज को। जैसे मैंने वाटर बनाया, तो वाटर बनाने की केमिकल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? H2 प्लस हाफ O2। कुछ लोगों के समझ में आया होगा कि सर हाफ O2 क्या होता है। तो बच्चों यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो हो जाएगा 2H2 प्लस 2 मर जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा O2 गिव्स 2H2। ये लिख दो। तो यहां पे देखो बच्चों, H2 और O2 मिलके क्या बना? H2O बना। बट यहां पे क्या हाइड्रोजन किसी अनदर एटम में चेंज हुआ? नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वहां भी वही हैं। जो उसकी प्रॉपर्टी यहां थी वही उसकी प्रॉपर्टी वहां है। सिर्फ और सिर्फ उसने कॉम्बिनेशन किया और एक नए मॉलिक्यूल का जनरेशन कर दिया। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। पहला पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट मेंशन कर लो। दूसरा पॉइंट क्या मेंशन करना है बच्चों? कि एटम्स हैव नो आइडेंटिकल एग्जिस्टेंस। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, या फिर हम आइडेंटिकल नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बोलते हैं। देखो बच्चों, एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सर ये क्या है? बच्चों इसका मतलब है कि कभी भी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चों एक डेफिनेशन क्लास 11th में हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, एंथैल्पी और बहुत सी चीज़ें डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो हम वो वहाँ क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि कभी भी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। H2 अगर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, O2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्लैटिनम का बताइए, सर गोल्ड का बताइए, आरम बोलते हैं बच्चों इसको, सिल्वर बताइए। सर ये सिल्वर कहाँ से हुआ है? तो अर्जेंटम है बच्चों, अर्जेंटम ही सिल्वर है। तो Ag इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अर्जेंटम होता है। तो बच्चों ये कहने लगे कि सर ये बताइए, तो सिंगल ही लिखा हुआ है भाई, हमने Ag2 तो नहीं लिखा। बट बेटा अगर हम गोल्ड बोलते हैं तो गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक एटम नहीं, उसकी एक पूरी सीट होती है, और सीट में 10,000 एटम्स होते हैं बच्चों। तो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता
एटम। इतना समझ में आया सबको बच्चों? ये सबको समझ में आया? चलो राइट डाउन करो और हेडिंग लगा दो बेटा, जिसके लिए हम दौड़ भाग रहे थे, और उस हेडिंग का नाम है एटॉमिक मास। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल देखते तो बच्चों मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसको हम निकाल सकते, पकड़ सकते, घर ला सकते, बट किसी एक एटम को घर हम नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो एटॉमिक मास क्या होता है सर, इसको समझाइए, बड़ा कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में। बच्चों एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को बहुत ध्यान से समझना, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों हुआ क्या, ये डिस्कवरी है 1860 की। तो 1860 में क्या था, तब का भाई पुराना ज़माना था, तब ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर था, कोई ऐसा डिवाइस मेरे पास नहीं था जिससे हम एक एटम के मास को मेज़र कर पाते। तो बेटा तब क्या था, तब 1860 में, भाई 1897 में जो है नाम दिया था किसने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। लगभग 82 से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे 92 या 97 में बहुत दिन चली है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की। तो फाइनली उन्होंने 1892, ठीक है, 1892 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन है। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ जरा समझो, एटॉमिक मास क्या है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना इसे कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास देखो ये बहुत पुरानी बात है बेटा, जब एटॉमिक मास की डिस्कवरी चल रही थी यानी 1860 में। तो 1860 में बेटा बहुत पुराना ज़माना था, तब मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे हम किसी एक एटम के मास को मेज़र कर पाते। तो क्या कहा गया भाई, जैसे 1 किलोग्राम बोला गया, तो किसी बंदे ने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्टों की बात सब लोग मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सटेंस को उठाया और उसको कहा कि भाई ये 1 किलोग्राम है। तो जब सब्सटेंस को उठाया और उसको उन्होंने सब्सटेंस को उठा के उन्होंने 1 किलोग्राम बोल दिया, अब क्या कहा गया, अब भाई उसी 1 किलोग्राम से कंपेयर करने लगे। अब कोई दूसरी ऑब्जेक्ट उठाई, उस पर उसी 1 किलोग्राम के 50 ऑब्जेक्ट रखे गए, 50 सिलेंडर रखे गए, तो कहा गया ये 50 ग्राम है। तो बेटा ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे बच्चों एक कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड, भाई साहब एक थे जिनका नाम था न्यूलैंड। ये अंकल जी बहुत बुद्धिमान थे बच्चों, इसका नाम तो इनका नाम तो पढ़ा ही होगा पीछे, ठीक है। तो ये बहुत बुद्धिमान अंकल जी थे। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कार्बन 12 जो एटम है, जो कार्बन 12 एटम है इसका 1/10, कार्बन 12 का जो एटम जो मास है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इंटू 1/12। इन्होंने कहा भाई साहब, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन 12 एटम को उठाया और उसका एक सिलेंडर बनाया, कार्बन 12 एटम को डिवाइड किया 12 से, मास उठाया, जितना मास आया उसको 12 से डिवाइड किया, उतने का एक सिलेंडर बनाया। समझ आ रहा है बच्चों? अरे जैसे यार 1 किलोग्राम का बाट उठा लो, वैसे उन्होंने क्या किया, कार्बन 12। अब सब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कार्बन 12 ही क्यों उठाया। बच्चों कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये नेचर में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा था तब के ज़माने में, इसीलिए उन्होंने कार्बन 12 को उठाया। और कार्बन 12 को उठाया, उसको 12 से डिवाइड किया और 12 से मास को डिवाइड किया, उसका एक सिलेंडर बना दिया, यानी इस क्वांटिटी का एक सिलेंडर बनाया इन्होंने। अब देखो बच्चों सिलेंडर, इसका एक क्वांटिटी, इसका एक सिलेंडर बनाया इन्होंने। अब बच्चों हुआ क्या, अब इन्होंने क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट को, और इसको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने एक AMU बोला। बच्चों अभी हम समझा रहे हैं, ध्यान से अभी बस थोड़ी देर के लिए रट लो। इसके मेजरमेंट को, इसकी यूनिट्स को इन्होंने एक AMU बोला कि भाई एक एटॉमिक मास यूनिट है। अब इन्होंने क्या किया, इसी सिलेंडर से कंपेयर करना स्टार्ट किया। भाई इनसे पूछा गया कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, तो इन्होंने कहा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम
बच्चों बहुत ध्यान से समझो इसको। वन ऑक्सीजन एटम का मास जब निकालने की नौबत आई तो ऑक्सीजन का एटम जब उठाया गया तो बाट पे बच्चों ये तराजू था इनके पास, और तराजू पे बच्चों एक तरफ रखा इन्होंने, तराजू तो अच्छा नहीं बना है, ऐसे वाला बना देते थोड़ा सा, चलो हाँ, ये तराजू था बच्चों। इन्होंने क्या किया, इधर रखा ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन। अब सब कुछ लोग सोच रहे हैं सर सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। अगर सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम O2 को रख देंगे, O2 में दो होंगे ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो जब इन्होंने O2 के मॉलिक्यूल को रखा तो भाई O2 का जब मॉलिक्यूल रखा और यहाँ पे इनको कितने सिलेंडर चढ़ाने पड़े, ये वाले इनको यहाँ पे 32 सिलेंडर चढ़ाने पड़े। 32 सिलेंडर को रखते गए तब ये दोनों तराजू को बैलेंस कर पाए। तो इन्होंने कहा कि जब दो ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो रहे हैं किसके किसके बच्चों, 32 सिलेंडर के, यानी एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितने बराबर होगा, 16 इंटू सिलेंडर ऑफ इतने मास का, यानी 16 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। फिर बच्चों इन्होंने क्या किया, पूछा गया मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हो गया, कार्बन एटम हो गया, कहने लगे बताओ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम रखा तो बच्चों इनको 14 सिलेंडर रखने पड़े एक एटम के लिए, इंटू मास ऑफ C12 एटम। अब देखो बच्चों इस यूनिट को बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, तो इसके सार्ट्रिक को ढूंढा गया और सार्ट्रिक के लिए बच्चों इसका नाम एक AMU रख दिया। तो फाइनली इसका मास कितना हो गया, बोलो 14 AMU, इसका मास कितना हो गया बच्चों 16 AMU। ये इसकी सार्ट्रिक हो गई जिसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। अभी हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, धीरे धीरे और भी कहानी पढ़ेंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा सबको। अगर हमें मास ऑफ सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का जब मास निकाला गया तो यहाँ पे इसके 23 सिलेंडर्स मुझे चढ़ाने पड़े। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है सबको। तो इन्होंने अब डेफिनेशन बोली, तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि भाई इतने मास का जितने टाइम्स कोई है, इस मास का जितने टाइम्स है वही उसका एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16 टाइम, क्योंकि ये 16 टाइम वेटेड है, हैवियर देन द मास ऑफ वन सिलेंडर, यानी मास ऑफ C12 एटम इंटू 1/12। समझ में आ रहा है। ये बेटा इस मास का 14 टाइम्स, इसका एक एटम का मास 23 टाइम्स है इस मास के। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होगी कि एटॉमिक मास is the number which tells that how many times an atom of any element heavier than mass of 1/12 of कार्बन 12 एटम। बच्चों ध्यान दो, समझो, इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास इज द नंबर विच टेल्स दैट, देखो एटॉमिक मास इसका क्या है, वो बता रहा है कि ये जो 16 टाइम्स है, यानी हैवियर देन एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, हैवियर देन मास ऑफ, यानी इस मास का कितने टाइम हैवियर देन। तो बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 टाइम हैवियर देन है इस मास के। समझ आ रहा बच्चों। तो ये था बेटा एटॉमिक मास, तो सबको समझ में आया होगा। तो ये तो थी पुरानी कहानी। अब रियल में क्या हुआ बच्चों, इसी को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, भाई इन्होंने तो अपने आप से मनगढ़ंत कहानी से दी थी ये यूनिट, भाई 1/12 इंटू मास ऑफ, इसका एक सिलेंडर बनाया, कंपेयर किया,
कंपेयर करने के लिए बच्चों इसका एक नया नाम दिया हुआ है हर बुक में, इसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ये भी बोला जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं भाई, हम किसी भी एटम को इस मास से रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला गया। तो इतना सबको समझ में आया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो मिटा लें, मिटाएं, चलो रफ करते हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो जैसे जैसे बच्चों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ में सब कहानियां चेंज होती रही, और कहानियां चेंज होते होते पता क्या चला, पता चला भाई साहब ये हटा दे, हटा दे, चलो। तो टेक्नोलॉजी के साथ में एक डिवाइस की रिसर्च हुई जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम था बच्चों? मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस डिवाइस ने क्या किया बच्चों, इसने कैलकुलेशन किया, इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, वो तो सब मनगढ़ंत कहानी थी, इससे एग्जैक्टली निकाला गया कि कार्बन 12 का आखिर मास कितना है, क्या उतना आ रहा है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, बहुत कायदे से समझना इस चीज को। देखो बेटा, सबसे पहले कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, तो कार्बन 12 एटम के पास में क्या होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बच्चों ये तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि भाई साहब डाल्टन ने बताया था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके पास में बेटा जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो जायज़ सी बात कि 6 प्रोटॉन होंगे, बट इसके पास न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का मास हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का मास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो था बच्चों 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है, 10⁻31 किलोग्राम में होता तो ग्राम में लिख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितना था, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों कितना था, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे पावर 10⁻24, यानी ये दोनों का मास सेम था, और यहाँ पे पावर कितनी है, 10⁻28, यानी बेटा एक्सपेरिमेंटली वेट जब किया गया तो पता चला कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 टाइम्स छोटा है। क्या है बच्चों, छोटा, स्मॉलर देन, छोटा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। 1837 लगभग 2000 गुना छोटा था। अब ये बताओ, इतना बड़ा प्रोटॉन की हमें खुद ही नहीं दिखाई देता, अब प्रोटॉन से 2000 गुना छोटा कितना होगा, समझ ही सकते हो। यानी बेटा एज कंपेयर देन दैट, इस मास को हमने नेग्लेक्ट किया, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने किया। अब देखो बच्चों, जो कार्बन एटम था, कार्बन एटम के पास में 2 और 4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 का जब मैंने मास निकाला, 12 का मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे बेटा 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास। तो बच्चों यहाँ पे हम इस नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आ गया मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बच्चों सेम आ रहा था। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो बच्चों समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम। अब देखो बच्चों, ये था मास ऑफ 1 C12 एटम, C12 एटम का मास इतना आया। अब जरा बताओ कि भाई ये यूनिट
1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। बच्चों यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस 12 को नीचे भेजें तो बच्चों यहाँ पे नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पे करें, देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ से मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन 12 इज इक्वल टू बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और इसी को बच्चों कहा गया एक AMU। कितना बोला गया बच्चों? एक एटॉमिक मास यूनिट। क्यों भाई साहब? क्योंकि बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहते तो यहीं पे लिख सकते थे 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। अब यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि भाई साहब इसी यूनिट को हम एक AMU कहेंगे। 1.67 इंटू 10⁻, क्योंकि ये डेफिनेशन तो मैंने अभी पढ़ी है यार, एटॉमिक मास इक्वल टू 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम से कंपेयर कराते थे। तो यहाँ पे बेटा ये इसको हम लिख सकते हैं 1 AMU बराबर मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम 1/12। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अरे यहाँ से देखो यार, 12 एटम्स का मास, ये इसको हम एक AMU लिख सकते थे ना। इस ग्राम को हटा के इस पूरे को, ये जो इतना लिखा था, इस पूरे को हम एक AMU लिख सकते थे। तो यहाँ से लिखते तो 12 AMU आ जाता। 12 AMU बराबर मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक AMU बराबर कितना आ जाता? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देखो यही तो आता, यहाँ से 1 AMU निकालते तो 12 नीचे आ जाता। बात तो वही हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये कहानी थी, हटा दे मास स्पेक्ट्रोमीटर। सर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बहुत आगे। जैसे अभी हम पढ़ाएंगे बेटा क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स में। तो फिजिक्स अभी तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। तो उसमें बहुत बड़ी कहानी दी हुई है बेटा। तो चलो देखते हैं। हाँ बच्चों, तो जैसे हमें मास निकालना था ऑक्सीजन का, तो देखो बच्चों एटॉमिक मास लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। तो हमने पहले क्या निकाला था कि जब सिलेंडर रखे थे तो वो 23 टाइम्स आया था। भाई ये तो मैंने निकाल के रखा था। 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बट बच्चों ये तो हम निकाल के रख चुके हैं ना पहले, अभी मैंने बताया था, जो डेफिनेशन में बता चुके थे न्यूलैंड भाई साहब। यहाँ इन्होंने क्या कहा, यहाँ कहने लगे भाई साहब सोडियम का जो एटम होता है उसके पास में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। बोलो बच्चों। बट उसके पास होते हैं 12 न्यूट्रॉन। कितने बच्चों? 12 न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। तो इलेक्ट्रॉन को तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम निकालेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 11 प्रोटॉन का मास प्लस 12 न्यूट्रॉन का मास। तो ये मर गया बच्चों। तो कितना बचा? 11 प्लस 12, तो आ जाएगा 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, ठीक है। और इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक AMU। तो आ जाएगा 23 AMU। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये थी एटॉमिक मास यूनिट। ये एक सोडियम के मास का, एक सोडियम के एटम का इतना मास था। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो बच्चों सबका निकाल सकते हैं हम। हटा दे, चलो हटा दे। ओके, आप देखो बच्चों कहानी और आगे बढ़ी। सर मोलर मास बताइए क्या होता है? मोलर मास भी कुछ नहीं होता। देखो बच्चों ध्यान दो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे मोल्स आया।
तो मोल क्या है? मोल होता है किसी भी पार्टिकल की कितनी क्वांटिटी। हाँ बच्चों, तो मोल क्या था? मोल में बताया गया कि किसी भी मैटर के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी आयंस के, किसी भी मॉलिक्यूल्स के, किसी भी एटम्स के कितने पार्टिकल्स कि एक मोल बराबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। इसका मतलब क्या है? जैसे हमसे पूछा गया एक मोल हाथी बराबर, एक मोल हाथी इक्वल टू कितना हो जाएगा बट 6.022 इंटू 10⁻23 हाथी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी आयंस या किसी भी एटम्स की इतनी क्वांटिटी को हम एक मोल कहते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी मैंने पढ़ा था कि भाई एटॉमिक मास को एमयू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मोलर मास। तो मोलर मास क्या है बच्चों? ध्यान दो, समझो। मोलर मास क्या है? अगर हम ध्यान दो, जैसे हम देखो बेटा, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मोलर मास को बच्चों हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। बट इसको बेटा जीएमए कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो ग्राम एटॉमिक मास, जीएम। अब देखो बच्चों जीएम, अब देखो जरा ग्राम एटॉमिक मास क्या है। जैसे मैंने ऑक्सीजन को लिया था या कार्बन को लिया था, तो कार्बन 12 का बेटा एटॉमिक मास कितना था? एटॉमिक मास कितना था बच्चों? 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है? अगर बच्चों हम तो ये किसका था? ये एक एटम का मास था, ये एक एटम का मास था बच्चों। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना था? 12 AMU। अगर हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम कितना हो जाएगा बच्चों? भाई 1 मोल से मल्टीप्लाई करा दो, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स होंगे, 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बच्चों, एटम्स। इतने एटम्स का मास तो इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो बच्चों ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम कितना था बेटा? 12 AMU। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पे बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 AMU। बच्चों 12 AMU को हम 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 भी लिखते थे। बोलो बच्चों, लिखते थे। और इसको मल्टीप्लाई करने पे लगभग कितना आया? लगभग बच्चों आ गया 1। तो ये और ये कट गया, यानी 1 आ गया। तो कितना बचा बच्चों? 12 ग्राम। तो जब कभी भी हम एक एटॉमिक मास को उसके मोल्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो मेरा क्या मिलता है बच्चों? मोलर मास। मोलर का मतलब एक मोल एटम्स का एटॉमिक मास। तो वो क्या हो गया? इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो जरा बेटा और डिटेल में समझते हैं थोड़ा, और हम दूसरे फॉर्मूले से जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बच्चों जो मेरा ये फॉर्मूला आया था भाई, एक एटॉमिक मास जो आया था, एक AMU इक्वल टू कितना होता था भाई? 1.66 इंटू 10⁻24, यही तो होता था। बोलो बच्चों,
ग्राम। अभी मैंने पीछे पढ़ा रखा है। और बेटा इसको जब सॉल्व करके देखा गया तो 1/Na यानी 1 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/6.02 इंटू 10⁻23। भाई इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब इतना आया तो अब कहने लगे भाई इसको हम 1/Na लिख सकते। तो हम अगर हम कहीं पे हम 1 AMU दिया है उसको हम 1 एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं। तो बच्चों 12 AMU को हम 12 एवोगैड्रो नंबर लिख सकते थे। तो यहाँ से ये भी कैंसिल होता है। जरा दिखा देते हैं भाई। इसको हम अदर हैंड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते थे। यहाँ पे लिख सकते थे बच्चों कि भाई यहाँ पे लिख सकते थे ये एवोगैड्रो नंबर ही तो है Na। ये इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर में इतने होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो ये Na हो गया इंटू 12 AMU। तो 12 AMU, अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से बच्चों। इसको हम लिख सकते थे Na इंटू 12 AMU को कितना लिख सकते थे बच्चों? 1 यानी 12/Na। Na मर गया तो आंसर बच्चों कितना आ जाता? 12। आ रहा समझ में? बोलो बच्चों, आ रहा समझ में? एनी प्रॉब्लम? और यहाँ पे ग्राम भी लिख लो बच्चों, ग्राम। ठीक है, ग्राम। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, तो यहाँ पे बच्चों यूनिट मेरी क्या आ जाती? ग्राम आ जाती। तो बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखना कि 1 AMU इज इक्वल टू कितने के होता है? 1/Na यानी एवोगैड्रो नंबर इंटू ग्राम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते थे। तो 12 ग्राम आ गया, यानी ये हमारा क्या आ गया? ग्राम एटॉमिक मास। तो कभी भी किसी भी एटॉमिक मास को अगर हमें मोलर मास में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी AMU को ग्राम में चेंज कर देते हैं और कोई चेंज नहीं होता बच्चों। तो इसको हटा दें, हम हटा दें। चलो थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में सिर्फ और सिर्फ यूनिट का फर्क है। उसके मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी का कोई भी फर्क नहीं होता, वो बेटा सेम आता है। जैसे हम ऑक्सीजन को ले लें बच्चों, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आता था, एटॉमिक मास वो कितना था बच्चों? 16 AMU। बोलो बच्चों, यही था। अब ये क्या था? ये 1 एटम का मास था। कितना था? 1 एटम का मास था। अगर हम ऑक्सीजन का मोलर मास देखें, कौन सा मास? मोलर मास। मोलर का मतलब 1 मोल का मास। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो बच्चों ग्राम एटॉमिक मास अगर देखते तो इसमें 1 मोल आ जाएंगे। यहां 1 एटम का मास था, यहां 1 मोल एटम का मास होगा। तो 1 मोल एटम का मास जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बस यहां से AMU को हटाएंगे और यहाँ बच्चों काटेंगे नहीं, वरना कहेंगे सर हटा दिया आपने। तो यहाँ AMU को बच्चों हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हम 16 AMU की वैल्यू लिखेंगे तो 16 AMU को हम 16 इंटू 16.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये AMU में था, कितने में था? पूरा लिख देते हैं 16 AMU। तो हम मोलर मास लिखना चाह रहे थे ना, तो मोलर मास लिखने के लिए ये करेंगे। और यहाँ हमें पता है कि ये होता है कितने के? 16 एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से ये मर जाएगा तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 16 ग्राम, जो कि इसका क्या होगा? मोलर मास होगा। तो किसी भी एटम का अगर मुझे एटॉमिक मास पता है तो एटॉमिक मास कितना है बच्चों? इसको एटॉमिक मास 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमको इसका मोलर मास निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 23 ग्राम कर देंगे बस। कैसे होता है बच्चों? इसी तरीके से कि अगर हमें मोलर मास निकालना होगा, मोलर मास ऑफ Na एटम का मोलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम सबसे पहले मास ऑफ Na एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ एटम कितना था? 23 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर। और अभी मैंने बताया था कि
23 AMU को लिख सकते हैं 1 एवोगैड्रो नंबर इंटू ग्राम इंटू Na। तो Na से Na मर गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 23 ग्राम। सबको समझ में आया? आ रहा है? चलो हटा दें। ठीक, तो इस तरीके से कभी हमें अगर हमें बच्चों ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना हो, कभी हमें अगर एटॉमिक मास को कन्वर्ट करना हो ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास में, तो क्या करेंगे बच्चों? हम सीधे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट को चेंज कर देंगे, यानी AMU को चेंज कर देंगे किसमें? ग्राम में। समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ AMU और यहाँ क्या है? ग्राम। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे, फिर न्यूमेरिकल करते हैं खूबसूरत से। हटा दें। चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं पहले हम। एक क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहा गया कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम या 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कुछ भी लिख दो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ O2 लिख दोगे, नो प्रॉब्लम, दूसरा भी क्वेश्चन अभी करा देंगे हम। तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे क्या करना है? ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, कितने मोल होंगे 64 ग्राम में। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे 64 ग्राम में? तो देखो बच्चों 16 ग्राम में भाई मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 16 ग्राम। इसका मतलब है कि 16 ग्राम में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बोलो बच्चों, होते हैं, यानी Na यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 ग्राम में निकालते हैं। तो पहले 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तुम्हें कितना निकालना? 64 ग्राम में। तो 64 ग्राम में कितने होंगे बच्चों? 64 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 मोल्स। कितने हो जाएंगे? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जरा बच्चों ये बताओ, हमने मोल्स निकालने के लिए क्या किया? भाई मोल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? मास अपान मोलर मास कर दिया। भाई ये मास दिया हुआ था, ये देखो ये मास दिया हुआ था, और ये बच्चों क्या था? मोलर मास, यानी 1 मोल का कितना मास था। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जनरेट हो गया, बराबर आ गया मास ऑफ, चलो मास अपान मोलर मास। और मोलर मास को बच्चों क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? चलो, एनी प्रॉब्लम? हटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब हमें क्या करना है? हमें नाइट्रोजन का एटम्स निकालने हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N। बच्चों नाइट्रोजन के 56 ग्राम में नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे? कितने एटम्स? देखो बच्चों, कभी भी हम डायरेक्ट ग्राम से हम
एटम्स में तो जा नहीं सकते भाई, डायरेक्ट ग्राम से हम एटम्स में नहीं जा सकते, तो पहले ग्राम से हम मोल्स में जाएं और मोल्स से फिर हम एटम्स में चले जाएंगे। तो पहले हमें क्या पता है, हमें ये तो पता ही है कि मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो हमें क्या पता है भाई, मोलर मास ऑफ N इज इक्वल टू 14 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक मोल नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है। तो भाई ध्यान दो, तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या निकालना, हमें मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ N इज इक्वल टू मास कितना है बच्चों 56/14, तो 14 4 जा 56, यानी कितना आ गया बच्चों 4 मोल। अब देखो नाइट्रोजन के अगर 4 मोल हैं तो एक मोल में कितने होते हैं बच्चों एटम्स 6.023। तो बच्चों हम मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो आ जाएगा 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। बच्चों कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ बच्चा लोगों देखो, तो इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों, ये ध्यान दो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखो बेटा जैसे एक एटम होता है, एटम का मास एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल कई सारे एटम से मिलकर बनता है। तो अगर उस मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होंगे सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों कि द सम ऑफ atomic masses of all the elements present in any molecule। बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास का सम, उसका क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे बच्चों H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखो पहले 2 इंटू H का मॉलिक्यूलर मास प्लस का ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, यानी आंसर क्या आ गया बच्चों 18 AMU। अब बच्चों ने पूछा सर AMU क्यों लिखा, AMU तो आप एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास के लिए लिख रहे थे, मॉलिक्यूलर मास के लिए थोड़ी ना। तो बच्चों एक नई यूनिट का जनरेशन हुआ, इसको लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट अगर लिखना चाहते हो तो U लिख सकते। U का मतलब है बच्चों यूनिफाइड मास। तो मॉलिक्यूलर मास के यूनिट को हम U से या AMU से लिख सकते हैं, दोनों सही है, बट U बाद में यूज की यूनिफाइड मास के लिए, ठीक है। H2SO4 बच्चों देखो 2 इंटू H का 1 प्लस का S की बैलेंसी 1 है, तो 1 इंटू S का बेटा 32 होता है, अभी हम लिखवाए दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 4 जा 64 और 32 और 2 यानी बेटा आ जाएगा 98, ठीक है। AMU और यूनिफाइड मास, ठीक है बच्चों। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस को हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, हंसते खेलते हुए लिख लो। हाँ देखो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान है। सबसे पहले हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, लिथियम के बाद बच्चों नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, ये क्या बना दिया, कार्बन 12, इसके बाद बच्चों फ्लोरीन 19, और इसके बाद बच्चा फ्लोरीन के बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27,
फास्फोरस 31, Cl क्लोरीन 35.5। ये क्यों होता है बच्चों, हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। 35.5। पोटेशियम 39। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम कैल्शियम 40, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं बेटा क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, फिर बेटा कॉपर 63.5, जिंक 65, सिल्वर 108 और एक और लिख लेते हैं पीबी लेड 208, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा इतने याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे बच्चों, याद नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएंगे, बट तब तक के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो बच्चों, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे H3PO4। H3PO4, तो H3PO4 में बेटा देखो 3 इंटू H का कितना है बच्चों एटॉमिक मास 1, प्लस P 31 प्लस 4 इंटू 16, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 16 4 जा 64, 31 3 34, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 98, ठीक है, 98 U, ठीक है, यूनिफाइड मास। बहुत सारे हैं, सबके निकाल सकते हैं। ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 का कितना आएगा, Zn का कितना है बोलो 65 प्लस का 32 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। आगे बेटा और सारे हैं, जैसे एक और कर लेते हैं बेटा Na2SO4 डॉट 7H2 या 10H2O, कुछ भी दे रहे, क्रिस्टल मिले होंगे। तो बेटा यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ, बच्चा खुश हुआ, कहने लगा अरे सर इसको तो मल्टीप्लाई कराना, नहीं बच्चा इसको भी प्लस करना है। तो यहाँ पे बेटा 2 इंटू 23 प्लस का 32 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है, और प्लस का 7 इंटू 18। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं कराना है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। यानी वाटर के क्रिस्टल्स हैं जो Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ में घुले हुए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, तो नोट कर लो, इसको हटा दें। चलो ठीक है कि H2O का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 18 AMU और U, यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बच्चों कितना का था, ये एक मॉलिक्यूल का मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था। अगर हमें मास 1 मोल वाटर का निकालना हो, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, तो बच्चों क्या करेंगे हम, तो मेरा मास कितना आएगा, बिल्कुल अभी मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि 18 ग्राम आ जाएगा। बस यहाँ पर भी वही कंडीशन है, वहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखते थे, ऑक्सीजन को जब हम क्लासीफाई करते थे तो वहाँ पे बेटा ये एटॉमिक मास 1 एटम का मास था, तो कितना आता था 16 AMU, और यहाँ पे बच्चों 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास था। बोलो बच्चों, तो ये कितना आता था 16 ग्राम आता था। तो हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ AMU को ग्राम में चेंज करते थे, तो उसका क्या मिलता था बच्चों, मोलर मास मिलता था। क्या मिलता था, मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते थे। और ये बच्चों क्या है, ये भी एक मोलर मास है, बट ये मोलर मास किसका है, मॉलिक्यूल्स का है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, 18 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो ये बच्चों मॉलिक्यूलर मास है, और ये मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूल्स का मोलर मास है। यहाँ पे ये एटॉमिक मास है बच्चों, क्या है ये, एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक मास का यानी एटम्स का मोलर मास है।
समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्लियर हो गया? तो ये चारों चीज़ें क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल क्या है बेटा? अभी हम समझाए दे रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तो कह रहा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन लिखो बच्चों, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स present in 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के 9.8 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मैंने अभी बोला था कि कभी भी हम ग्राम से डायरेक्ट एटम्स में तो नहीं आ सकते। सबसे पहले हमें ग्राम्स को मोल्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा और मोल्स को फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे या एटम्स मिल जाएंगे, जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो मुझे पता है कि H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बच्चों? मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है बच्चों? 98। ठीक है, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 98 होता है ग्राम। तो 98 ग्राम में बच्चों, 98 ग्राम में 1 मोल H2SO4। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मोल्स अगर मुझे निकालना है तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास 9.8 अपान मोलर मास। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0.01/10 यानी 0.1 ऑफ H2SO4। 0.1 मोल है H2SO4 के 9.8 ग्राम में। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सारे एटम्स को कैलकुलेट करना है। तुम्हें अगर मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना होता तो बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 9.8 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो बच्चों, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स तो निकालना नहीं, हमें तो एटम्स निकालना है। तो एटम्स निकालना सर, तो एटम्स कैसे निकलेगा? एटम्स निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि H2SO4 में टोटल एटम कितने हैं। तो 2 और S कितना है बच्चों? 1, O कितने? 4। तो टोटल एटम कितने हैं? 7 एटम्स। समझ में आ रहा है? तो 7 एटम्स हैं 0.1 मोल H2SO4 में। तो बच्चों टोटल एटम्स कितने? एक H2SO4 में कितने हैं बच्चों? 7 एटम्स। तो 0.7 0.1 इंटू, अब इसको देखो बेटा, टोटल मॉलिक्यूल तो तुम्हारे पास इतने थे ना H2SO4। भाई H2SO4 तो इतने थे ना, इसको एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर यानी इतने हमारे पास H2SO4 थे, इतने H2SO4 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 7 इंटू 0.1 Na। भाई ये टोटल H2SO4 थे ना यार, 9.8 ग्राम में इतने H2SO4 थे मॉलिक्यूल्स। अब एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 7 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने एटम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास आ गए हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना 7 इंटू 6.0, अब ये 0.7 हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हो गए बच्चों। एनी प्रॉब्लम? अगर हमें डिफरेंट एटम्स के क्वांटिटी पूछता, हमसे पूछता कि हाइड्रोजन के एटम बताओ, तो हाइड्रोजन के एटम अगर मुझे निकालना होता तो बेटा एक
H2SO4 में हाइड्रोजन का एटम एक है ना, तो ये देखो 0.1 में कितने हो जाते, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 Na। 0.1 Na H2SO4 में कितने हो जाते हैं बच्चों, 0.1 Na एटम्स। ऐसे अगर मुझे सल्फर, अब ये 2 था, 2 एटम्स थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता, तो यानी आंसर कितना आ जाता, 0.2 Na एटम्स। सल्फर कितना था बच्चों, 1, तो सल्फर के एटम कितने हो जाते, अब सल्फर के एटम्स बेटा कितने थे, 1, तो 1 इंटू 0.1 Na। ऐसे मुझे अगर सल्फर एटम्स, अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम निकालने होते, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने के लिए, ऑक्सीजन के एटम एक H2SO4 में कितने हैं बच्चों, 4, तो इतने H2SO4 में कितने होंगे, 4 इंटू 0.1 इंटू Na। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है। तो टोटल देखो, अब अगर टोटल निकालना हो तो देखो यहीं से क्लियर है, 0.2, 0.1, 0.4, 4 to 1 और 7, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास उतने ही आ जाते, 0.7, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स 0.7 Na आ गए। सबको समझ में आ गया होगा। फिर से